So, hello everyone, welcome to master class second lecture of Cell the building block of life. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, क्या क्या साइंटिस्ट बिलीव करते थे लाइफ के ओरिजिन के बारे में, थोड़ा मोड़ा सेल को अंडरस्टैंड करा था हम लोगों ने, सेल की डेफिनेशन को बताया था कि सेल होता क्या है। तो एक बार पिछले वाले क्लास को हम लोग रिवाइज करके चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइफ के ओरिजिन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि लाइफ जो है वो वाटर में स्टार्ट हुआ। ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा सपोर्टिव स्टेटमेंट भी है, क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे लाइफ होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग सेल को पढ़ा था कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है किसी भी लाइफ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ का सबसे छोटा यूनिट होता है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर बेसिक लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इसको बोला गया था। सबसे बेस्ट स्टेटमेंट था ये समझने के लिए सेल को, ठीक है। क्यों स्ट्रक्चरल और क्यों फंक्शन बोला गया था, इसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही सही तरीक़ा से डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले क्लास में, इस वाले लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई, ठीक है। कैसे एक, नहीं बोला जाता है उसको, कि कैसे एक यू कैन से कि अनझटके में सेल कैसे डिस्कवर हो गया और कैसे पूरे बायोलॉजी का वो बेसिस बना बाद में जाके, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जब आप पहली बार आपको एक्सपोजर होता है बायोलॉजी में तो आपको सेल पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बेसिस है लाइफ का। और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाम ही है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है बायोस, लोगोस, इसको दो हिस्सा में हम लोग बांट सकते हैं बायोलॉजी को। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो वी स्टडी अबाउट लाइफ, एंड टू स्टडी लाइफ वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ सेल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल, आज का टॉपिक। तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे। माइक्रोस्कोपिस्ट क्या करता है, माइक्रोस्कोप से अलग अलग चीज़ों की स्टडी करता है। 1665 का समय था। वो क्या कर रहे थे, क्यूरियसली ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स को अपने सेल्फ मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप पे। तो 1665 तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बहुत सारे प्रिमिटिव मॉडल आ चुके थे, बट उनका जो माइक्रोस्कोप था सेल्फ मॉडिफाइड था और कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को खुद से अब मॉडिफाई किया था, क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, तो उन्होंने अलग अलग मटेरियल्स को उस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो कॉर्क को, किसी को अगर कॉर्क नहीं पता है तो किसी को ये तो ज़रूर पता होगा कि शैम्पेन क्या होता है। शैम्पेन कुछ ऐसा दिखता है। एक शैम्पेन के ऊपर आपको एक ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होता है जो कि वुड का बना हुआ रहता है, मतलब वो एक किसी पेड़ के छाल से आता है, जो आगे वाला जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है उसका। तो कॉर्क आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसी कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस इन्होंने कट करा और अपने माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन ट्रे पर रख दिया। वही वो टर्निंग पॉइंट था, वही वो हिस्टोरिकल पॉइंट था जब रॉबर्ट हुक को पता चला कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बॉडी में डिवीज़न देखने को मिलता है। देखते हैं क्या देखने को मिला उन्हें। ही देन केम अक्रॉस अ पीस ऑफ कॉर्क, अभी बताया मैंने, उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को कट करा और अपने माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन ट्रे पर रख दिया। He expected it to be a solid structure, but saw several structures that resembled like small compartments of a monastery. उनको तो लगा था, अभी तक वो जितना भी चीज़ अपने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि ये भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा ही दिखाई देगा, मतलब एक सिंगल यूनिट की जैसा दिखाई देगा। बट टू हिज सरप्राइज उनको क्या ऑब्जर्व हुआ, बहुत सारा स्मॉल कंपार्टमेंट जो कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे कि किसी मोनेस्ट्री में मेडिटेशन रूम है, या फिर उनको वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखा जो हनी कॉम्ब से रिसेंबल करता था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखिए वो जब कंक्लूजन पे आए अपने कॉर्क को एक थिन स्लाइस करके स्टडी करने पे, तो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, एक सिंगल यूनिट होगा।
बट टू ही सरप्राइज उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि वो जो है वो खुद अंदर से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में मिलके बटा हुआ है, जो कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे कि मोनेस्ट्री का कोई छोटा छोटा कंपार्टमेंट हो, या फिर हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर। आप लोगों ने हनी कॉम का छत्ता, हनी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, जो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है हनी कॉम में। जब आप क्या करना है कि अगर आपके घर मोहल्ले के आसपास में कोई भी मधुमक्खी का छत्ता अगर सूख गया हो, उसको एक बार कट करके अपने घर पे लेकर आना। तब मत लेके आना जब उसमें मधुमक्खियाँ हों, ठीक है, इंश्योर कर लेना अपनी सेफ्टी, तब लेकर आना। और फिर उसमें देखना कि उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जैसा दिखेगा, बहुत ही सुंदर शेप उसका, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट होता है उसका। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रिमिटिवली उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेला, जो लेटर मॉडिफाई होकर उस टर्म को हम लोग बोलने लग गए सेल। तो सेल टर्म भी किसने कॉइन करा था? रॉबर्ट हुक ने ही कॉइन करा था। उसके बाद इतना ज़्यादा वो अपने ऑब्जर्वेशन से प्रभावित हो गए कि इन्हें लगा कि पूरे दुनिया को ये बात जानना चाहिए कि मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, क्या डिस्कवर करा है। तो उन्होंने क्या करा, अपने ऑब्जर्वेशन को एक बुक में, मतलब एक बुक में कंपाइल करना स्टार्ट करा, और उस बुक का नाम रखा उन्होंने माइक्रोग्राफिया, ठीक है। माइक्रोग्राफिया को इन्होंने पब्लिश करा 1665 में, सेम ईयर में, जो कि उस साल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला साइंस जर्नल बना, क्योंकि ये पहली बार था जब लोगों को पता चला था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हमारा बॉडी डिवाइडेड है, ठीक है। तो कंपाइल अप करते हुए तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। किसने डिस्कवर करा था? वो डिस्कवर किया गया था सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे। माइक्रोस्कोपिस्ट का काम होता है माइक्रोस्कोप पे स्टडी करना अलग अलग चीज़ों को। साल था 1665 का। बहुत ही क्यूरियसली अपने सेल्फ मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप के थ्रू वो क्या कर रहे थे, अलग अलग चीज़ों को स्टडी कर रहे थे। अब वो कुछ स्ट्रक्चर जो माइक्रोग्राफिया में उन्होंने क्या पब्लिश करा था, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे हनी कॉम जैसे स्ट्रक्चर हैं, या फिर छोटे छोटे रूम्स जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो था एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था बायोलॉजिकल वर्ल्ड में और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, ठीक है। इतना सही स्टोरी पढ़ने के बाद अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट कब आता है? ईयर 1674 में। ईयर 1674 कहानी में ट्विस्ट क्या आता है? रॉबर्ट हुक ने जिस कॉर्क के स्लाइस का स्टडी करा था, वो बाद में पता चलता है कि वो एक लिविंग सेल नहीं था। ये तो बात एकदम कॉमन सेंस की है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉर्क को देखना, यहाँ पे कॉर्क को हम लोग ऑब्टेन करते हैं बार्क ऑफ ट्री, किसी खास ट्री के छाल से हम लोग कॉर्क बनाते हैं, जो कि एक ढक्कन जैसा काम करता है किसी भी वाइन या फिर शैंपेन बोतल का। अब इतने समय से वो ट्री से अलग रहा, ठीक है, इतने समय से वो क्या रहा, ट्री से अलग रहा, जिसके वजह से उसके अंदर का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो चुका था, डेड हो चुका था, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चला कि जो कॉर्क है वो ऑब्टेन होता है बार्क ऑफ ट्री से। इतने ज़्यादा दिन तक वो क्या रहा था, पेड़ के कांटेक्ट में नहीं था। तो जब तक पेड़ के कांटेक्ट में उसका कोई पार्ट रहेगा तभी तक जिंदा रहेगा। उसको एक बार तुम काट के बाहर निकाल लोगे तो उसके बाद तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये पता चला कि वो एक्चुअली में डेड सेल्स थे। कहानी में ट्विस्ट क्या आया? कहानी में ट्विस्ट ये आया कि रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स के बारे में बात करा था वो एक्चुअली में थे डेड सेल्स, ठीक है। वो क्या थे एक्चुअली में? डेड सेल्स थे। मतलब उन्होंने डिस्कवर क्या करा था, उन्होंने लिविंग सेल न डिस्कवर करके उन्होंने डिस्कवर करा था एक्चुअली में, रॉबर्ट हुक एक्चुअली discovered the
सेल वॉल्स ऑफ ए डेड प्लांट सेल्स। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली में लिविंग सेल्स न डिस्कवर करके डेड सेल्स को डिस्कवर करा था और डेड सेल्स के सेल वॉल्स को डिस्कवर करा था। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंशिएट करता है। इसके बारे में हम लोगों को थॉरोली अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ने को मिलेगा कि सेल वॉल एज अ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो कहानी में ट्विस्ट क्या आया? कहानी में ट्विस्ट आया कि जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल के बारे में बात कर रहे थे, वो कि कॉर्क के स्लाइस के बारे में बात कर रहे थे, वो एक्चुअली थे डेड सेल्स। ठीक है, और डेड सेल्स जो थे एक्चुअली में वो थे डेड सेल्स के सेल वॉल्स। किसी भी प्लांट सेल में एक सेल वॉल नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो डिफ्रेंशिएट करता है उसको एक टिपिकल एनिमल सेल से। इसके बारे में हम लोग को सही से आगे पढ़ना है। ठीक है, ईयर आता है 1674, 1674। इस ईयर में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, इनका नाम बहुत बड़ा है, ल्यूवेनहोएक। इनका नाम था ल्यूवेनहोएक, एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक। ईयर था 1674। ये क्या करते हैं देखो, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ। ही ऑब्जर्व्स फ्रीली लिविंग सेल्स इन ए पॉन्ड। वो क्या करते हैं, एक तालाब में से थोड़ा सा पानी का स्पेसिमेन लेकर आते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो हैंडमेड माइक्रोस्कोप था। मतलब इन्होंने अपने प्रेसिजन से, अपने नॉलेज से एक ऐसा माइक्रोस्कोप डेवलप किया था जो और ज़्यादा मैग्नीफाई करके किसी चीज़ को शो कर सकता था। ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू रॉबर्ट हुक वाला माइक्रोस्कोप, एंटोन वोन ल्यूवेनहोएक वाला माइक्रोस्कोप वाज मोर डेवलप्ड एंड हैड मोर मैग्नीफाइंग पावर। सो यहाँ से पता चला कि ईयर 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक नाम के एक साइंटिस्ट थे। वो क्या करते हैं, किसी तालाब से थोड़ा सा पानी का स्पेसिमेन लेकर आते हैं। क्या करते हैं, उसको स्टडी अंडर हिज हैंड मेड माइक्रोस्कोप। वो उस स्पेसिमेन को स्टडी करते हैं अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप में और ये डिस्कवर करते हैं पहली बार फ्रीली लिविंग सेल्स को। ठीक है, वो एक्चुअली में थे एनिमल सेल्स। ठीक है, वो एक्चुअली में प्लांट सेल नहीं थे। ठीक है, वो एक्चुअली में स्मॉल माइक्रोब्स थे जिनको उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स। क्या नाम दिया उन्होंने? एनिमल क्यूल्स। ही नेम्ड देम एनिमल क्यूल्स। कंफ्यूज नहीं होना है कि उन्होंने एनिमल सेल्स को डिस्कवर कर दिया क्या, उन्होंने उसको नाम रखा एनिमल क्यूल्स क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर था वो प्लांट सेल से मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि प्लांट सेल वाज ऑलरेडी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इवन दो इट वाज डेड। ठीक है, उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो रॉबर्ट हुक वाला सेल था उसमें था सेल वॉल, बट जो इनके द्वारा डिस्कवर किया गया सेल था उसमें सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई नहीं दिया, जो बहुत हद तक रिजेंबल कर रहा था किसी एनिमल सेल से। इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया एनिमल क्यूल्स। ये देख रहे हो ना कहीं मॉलिक्यूल से मैच कर रहा है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, उसी तरीक़ा से एनिमल सेल में या फिर सेल में जो इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था उसको उन्होंने कंपाइल अप करके एक नाम रख दिया जो था एनिमल क्यूल्स। तो कहानी में ट्विस्ट क्या आया? कहानी में ट्विस्ट आया साल 1674 में, जब लोगों को पता चला कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो एक्चुअली में लिविंग सेल नहीं था, डेड सेल था।
डेड सेल का क्या था, उस सेल का बस उन्होंने सेल वॉल, प्लांट सेल का सेल वॉल डिस्कवर करा था। सेल वॉल क्या होता है, किसी भी एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चर सेल वॉल होता है। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक। ये क्या करते हैं, ईयर 1674 में ऑब्जर्व करते हैं पॉन्ड से लाए हुए पानी को, उसका स्पेसिमेन बनाकर, और उसको किस में स्टडी करते हैं, अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर उनको दिखा वो फ्रीली लिविंग सेल्स थे जो रिजेंबल कर रहे थे कई हद तक एनिमल सेल्स से, इसलिए उसको नाम दिया गया, उन्होंने क्या नाम रखा उन्होंने, एनिमल क्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपने स्टडी को सिर्फ और सिर्फ एनिमल क्यूल्स तक ही लिमिटेड नहीं रखा, उन्होंने अपने स्टडी को और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करा ह्यूमन स्पर्म को समझने में और रेड ब्लड सेल्स को समझने में। तो एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ह्यूमन स्पर्म्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ तक चाहो तो आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे इस लेक्चर के एंड की तरफ। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, उस डिस्कवरी में ट्विस्ट क्या क्या आया, कैसे एनिमल क्यूल्स को अलग बताया गया था उन सेल से जो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब जो टॉपिक है हम लोग का उसका नाम है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। देखिए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब होता क्या है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर एज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके वजह से वो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाई दे। ठीक है, किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके वजह से वो दो ऑब्जेक्ट्स, दो सेपरेट, दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जैसा दिखाई दे, मतलब उन दोनों का इंडिविजुअलिटी मेंटेन होकर रखे, उतना एक मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं। फॉर ह्यूमन आइज, हमारे ह्यूमन आइज के लिए इसका मैग्नीट्यूड होता है 0.1 मीटर। ठीक है, ह्यूमन आइज के लिए, इंसानी आँख के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का वैल्यू होता है 0.1 मीटर। मतलब अगर आप 0.1 मीटर तक किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरी मेंटेन करके रख रहे हैं तो आपको दो ऑब्जेक्ट्स का इंडिविजुअलिटी मेंटेन होता हुआ दिखेगा, मतलब वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। बट जैसे ही उसका जो मैग्नीट्यूड है अब इससे कम आने लगेगा तो फिर हम लोगों को वो दो ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल पॉइंट के जैसा ही दिखाई देने लग जाएगा। ये तो बात हुआ ह्यूमन आई का। इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, सेम बात माइक्रोस्कोप के लिए भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसके वजह से वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टिंक्ट डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। अगर एक माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अच्छा है तो वाइल मैग्नीफाइंग, जब वो मैग्नीफाई कर रहा होगा चीज़ों को, तो वो दो चीज़ों के बीच में अच्छे से इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रख सकेगा। फॉर एग्जांपल, फॉर ए माइक्रोस्कोप, अगर एक माइक्रोस्कोप का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके स्पेसिमेन में, जो स्पेसिमेन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें दो बैक्टीरिया है। ठीक है, उसमें दो बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो वो आई पीस में आपको ये दो बैक्टीरिया को अलग अलग शो करके दिखाएगा। मतलब इस वाले बैक्टीरिया का मान लेते हैं बैक्टीरिया 1 और बैक्टीरिया 2। ठीक है, अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उस माइक्रोस्कोप का बेहतर होगा तो बैक्टीरिया 1 और बैक्टीरिया 2 दो अलग अलग इंडिविजुअल बैक्टीरिया के जैसा दिखाई देगा। बट अगर उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मान लेते हैं किसी कारणवश ख़राब हो चुका है, तब वो आपको एक सिंगल डॉट जैसा दिखाई देगा, ये दोनों स्ट्रक्चर, वो भी ब्लड। ठीक है,
एक माइक्रोस्कोप का अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो जब वो अपने स्पेसिमेंस को ऑब्जर्वेशन करने के लिए देखेगा तो उसको स्पेसिमेन का इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो दो बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया जैसा ही दिखाएगा। इन केस उसका अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन सही नहीं है तब वो इन दो बैक्टीरिया को एक सिंगल डॉट के जैसा रिप्रेजेंट करेगा, वो भी ब्लरी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, ह्यूमन आई के लिए उसका वैल्यू क्या होता है, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर किसी माइक्रोस्कोप का अच्छा है तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर ख़राब है तो क्या इफेक्ट आएगा। इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस लेक्चर के, जो कि है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट, वो मशीन जो लाइट का यूज़ करके अपने इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो एक ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करता है दो या दो से अधिक लेंसों को क्या करने के लिए, ऑब्जर्वेशन दिलवाने के लिए। क्योंकि ये जो है इसका मेनली यूज़ होता है उन चीज़ों को देखने के लिए जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो यूज़ करता है दो या दो से अधिक लेंसों को, एक चीज़ों को मैग्नीफाई करके हम लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीक़ा से दिखता है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, जितने यहाँ पर फिट हुए हैं मैंने वहाँ पे लिखा है। जैसे कि सबसे पहला पार्ट का नाम है आई पीस, या फिर इसको ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, ये वही पार्ट है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जिसके थ्रू हम लोग वहाँ पे अपने आइज़ को प्लेस करते हैं ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। इसका यूजुअल मैग्नीफिकेशन 10x होता है, मतलब किसी चीज़ को ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा करके आपको दिखाता है। उसके बाद में दिया हुआ है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो पार्ट है जो कनेक्ट करता है, जो होल्ड करता है आई पीस को, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंसेज को। ठीक है, ये वो पार्ट है जो होल्ड करके रखता है, एक कनेक्टिव ट्यूब जैसा काम करता है। किसको होल्ड करने के लिए, आई पीस को होल्ड करने के लिए और ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करने के लिए। उसके बाद है एक रिवॉल्विंग नोज पीस। रिवॉल्विंग नोज पीस वो जगह है जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लेंसेज दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये क्या करता है, ये अलग अलग टाइप के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज को होल्ड करके रखता है, और इसको हम लोग जब ज़रूरत पड़ता है, जिस टाइप का मैग्नीफिकेशन चाहिए उस टाइप के हिसाब से हम लोग उस ऑब्जेक्टिव लेंस को रिवॉल्व करते हैं। इसलिए तो उसका नाम पड़ा यहाँ पे रिवॉल्विंग नोज, जो होल्ड करके रखता है ऑब्जेक्टिव लेंसेज को। जिसकी ज़रूरत होगी जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट अपना वहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या होता है, ये प्राइमरी मैग्नीफाइंग लेंसेज हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं मैग्नीफाई करने का किसी चीज़ को। ठीक है, ये प्राइमरी मैग्नीफाइंग लेंसेज हैं, इन्हीं का यूज़ करके किसी चीज़ को हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं। इसमें एडजस्टेबल फीचर होता है। आप लोग तो एग्जांपल के तौर पे 4x मैग्नीफिकेशन, 10x मैग्नीफिकेशन, 40x, 100x मैग्नीफिकेशन तक, यहाँ तक लिमिट हम लोगों को देखने को मिलता है। अपने हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टेज। स्टेज वो पार्ट है जहाँ पर स्पेसिमेन को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और स्टेज पे ही लगा हुआ रहता है क्लिप, स्टेज क्लिप, जो कि होल्ड करके रखता है स्पेसिमेन को अपने इनिशियल पोजीशन पे। उसके बाद है डायफ्राम। डायफ्राम कंट्रोल करता है कि कितना लाइट पास करेगा स्पेसिमेन के अंदर से इल्यूमिनेशन के लिए, ताकि सही से उसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर सके। उसके बाद है कंडेंसर। ये क्या करता है, इसका काम होता है फोकस करना लाइट को स्पेसिमेन के अराउंड। स्पेसिमेन के अराउंड लाइट को फोकस करने का काम करता है कौन, कंडेंसर। और सबसे लास्ट में है इल्यूमिनेटर या फिर मिरर, जो प्रोवाइड करता है लाइट एक स्पेसिमेन को सही तरीक़ा से देखने के लिए। तो यहाँ पर कुछ पार्ट था जो हम लोग अपने डिस्कस कर लिए किसी एक टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इसमें दो चीज़ और रह जा रहा है जो कि हम लोग अब दो टॉपिक्स हैं, लास्ट दो इसके पार्ट्स हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है। वहाँ पे आप लोगों को दो नॉब्स दिखाई दे रहे होंगे। एक का नाम दिया हुआ है कोअर्स एडजस्टमेंट नॉब और एक का नाम दिया हुआ है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। दोनों का काम क्या है आइए समझते हैं। कोअर्स एडजस्टमेंट नॉब का काम होता है स्टेज को या फिर बॉडी ट्यूब को क्विकली मूव करना, ताकि हम लोग एडजस्टमेंट कर सके, रफ एडजस्टमेंट कर सके फोकसिंग में। ठीक है,
इसका काम होता है बॉडी ट्यूब को या फिर स्टेज को क्विकली मूव करना, ताकि हम लोग एक रफ फोकस ऑब्टेन कर सकें स्पेसिमेन का और क्विकली ऑब्जर्व कर सके उसको, क्विकली ऑब्टेन कर सके उसको। और फाइन एडजस्टमेंट नॉब का काम होता है स्मॉल एडजस्टमेंट करके एक शार्प फोकस व्यू ऑब्टेन करना स्पेसिमेन का। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि स्मॉल एडजस्टमेंट करके एक शार्प फोकस्ड व्यू ऑब्टेन करना स्पेसिमेन का, जो कि रखा हुआ रहेगा आपके स्टेज पे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सारा पार्ट्स। ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, उसका डेफिनेशन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है पता चल गया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम हम लोग क्या करते हैं, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त करने के लिए, वैसे चीज़ों का जिसको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाना इम्पॉर्टेंट था सेल में, क्योंकि इसी का हेल्प करके हम लोग धीरे धीरे सेल के और स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। समय के साथ माइक्रोस्कोप्स के वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा डिस्कवरी होने लगा। अलग अलग माइक्रोस्कोप्स में, अलग अलग कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में हाई मैग्नीफाइंग लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंसेज आने लगे, जिसके वजह से हुआ क्या कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने में हम लोगों को और ज़्यादा आसानी होता गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बनाते रहिएगा, फर्स्ट पेज से रिवीजन स्टार्ट करते रहिएगा, हमेशा फर्स्ट पेज से रिवीजन कीजिए। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू।